आज के इस वीडियो में बात करने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में कि अगर आपको दो ट्रांसफार्मर दे दी जाती है और उन दोनों का ही जो है पावर रेटिंग सेम है और दोनों को जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन किया है, एक को 50 हर्ट्ज़ के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है, एक को जो है हमने 100 हर्ट्ज़ के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है, तो कौन से ट्रांसफार्मर का जो है साइज़ ज़्यादा होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, यानी कि जो है हम फ्रीक्वेंसी और ट्रांसफार्मर के साइज़ के बीच में क्या रिलेशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और जो भी रिलेशन हमारा निकल के आता है, मान लीजिए कि इन्वर्स रिलेशन आता है या डायरेक्ट रिलेशन आता है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है उसको भी जो है हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए, आपको कुछ नया तो क्या बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो जनरली जब भी हम ट्रांसफार्मर के साइज़ और उसके फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसके रिलेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो आपको इक्वेशन की मदद से जो है समझाई जाती है। पर हम जो है इसको कंसेप्चुअली भी समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ एक इक्वेशन को और भी जो है सिंप्लीफाई करके जो है बताने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ट्रांसफार्मर है क्या, ये तो आपको अच्छे से पता है कि भाई ये करता क्या है। ट्रांसफार्मर जो है हमारे वोल्टेज के लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा होता है एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो अगर आपको इंक्रीज करना है तो जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है वहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको हम बढ़ा देंगे, और अगर हमें डिक्रीज करना है तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसका नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे प्राइमरी वाइंडिंग के कंपैरिजन में उसको हम कम कर देंगे। तो इस तरीके से जो है नंबर ऑफ टर्न्स को जो है इंक्रीज डिक्रीज करके हमारे वोल्टेज के लेवल को जो है कंट्रोल किया जाता है। तो ये सारी बातें तो आपको पता है, और ये भी पता है कि दो वाइंडिंग होता है भाई, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। और इन दोनों ही वाइंडिंग में मैंने कई बार आपको बताया है कि हमारा पावर और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, यानी कि अगर आप इनपुट में 100 यूनिट पावर दे रहे हैं तो आइडियली अगर हम बात करें लॉसेज को अगर नेगलेक्ट कर दे तो हमारा आउटपुट में जो है 100 यूनिट पावर आपको मिलेगा। अब फ्रीक्वेंसी भी जो है अगर मान लीजिए इनपुट में आप 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं तो आउटपुट में भी जो है आपको 50 हर्ट्ज़ ही मिलेगा, फ्रीक्वेंसी में भी कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा होता है, तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज और करंट चेंज हो रहा होता है, बट इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा हमें कांस्टेंट मिलता है। जैसे हम पावर कह रहे हैं कि पावर हमारा दोनों ही वाइंडिंग में कांस्टेंट है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि मान लीजिए पहले आपका वोल्टेज जो है 5 यूनिट था और करंट जो है 2 यूनिट था, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट हमने लिया वोल्टेज इंटू करंट यानी कि पावर, तो हमें 10 यूनिट मिल रहा था, राइट। अब हमने क्या किया, ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज के लेवल को रिड्यूस कर दिया। कितना रिड्यूस किया हमने, जो है इसको 2 कर दिया, और करंट जो है ना ऑटोमेटिकली अपना 5 हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू 2 आप करेंगे तो अभी भी आपको 10 ही मिलेगा, यानी कि पावर आपका कांस्टेंट है। तो अभी आपको जो एकदम क्लियर हो गया होगा कि भाई कैसे हमारा पावर हमेशा कांस्टेंट है, वोल्टेज और करंट जो है हमारा चेंज हो रहा होता है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ट्रांसफार्मर का जो पावर रेटिंग है यानी कि जो केवीए रेटिंग है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप कहोगे कि यार पावर तो हम जानते हैं P = V × I होता है, यानी कि वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, करंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हाँ, ये बात तो सही है कि वोल्टेज के ऊपर करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बट हम और भी एलिमेंट्री लेवल में जानना चाह रहे हैं कि क्या वो बेसिक क्वांटिटी है जिसके ऊपर ये हमारा पावर केवीए रेटिंग जो है डिपेंड कर रहा होता है। तो इसके लिए जो है आपको इस ट्रांसफार्मर की वर्किंग को समझना पड़ेगा कि ट्रांसफार्मर वर्क कैसे कर रहा होता है। तो जब भी हम पावर अप्लाई कर रहे होते हैं इनपुट में, पावर अप्लाई करना मतलब क्या, हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, राइट। तो वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उस वोल्टेज की वजह से हमारा करंट सर्कुलेट होता है। अब ये जो करंट सर्कुलेट होता है ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अब चूंकि हमारा करंट का नेचर अल्टरनेटिंग है, अब करंट का नेचर अल्टरनेटिंग क्यों है, क्योंकि हमने वोल्टेज जो अप्लाई किया उसका नेचर अल्टरनेटिंग है। तो हमारा करंट का नेचर अल्टरनेटिंग होता है, और करंट का नेचर अल्टरनेटिंग है तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होता है उसका नेचर भी अल्टरनेटिंग होता है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, और इस वाइंडिंग को तो हमने कोर पे किया था, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी जो है हमारा कोर के अंदर फ्लो होना स्टार्ट होता है, और उसी कोर में जो है हमने दूसरा वाइंडिंग भी कर रखा है जिसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कह रहे हैं। तो इस वाइंडिंग में हमारा ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो लिंक करता है, चेंज होता है। तो एज पर फैराडेज लॉ आप जानते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप कहेंगे कि यार ईएमएफ क्या है, वोल्टेज। और मैंने पहले ही बताया था कि यार नंबर ऑफ टर्न्स आप चेंज करते हैं तो आपका जो वोल्टेज है वो इंक्रीज डिक्रीज कर रहा होता है, यानी कि ये नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है। जी हाँ, ये तो एक चीज़ हो गई, और किसके ऊपर डिपेंड करता है। और अभी हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमारा आ रहा था, वो चेंज हो रहा था, तो उसकी वजह से हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, यानी कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को आप इंक्रीज करेंगे, इस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। और एक चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो कितनी बार अपने डायरेक्शन को बदल रहा है, यानी कि ये डायरेक्शन कब बदलेगा, जब हमारा करंट का डायरेक्शन बदल रहा होगा। करंट का डायरेक्शन बदलना का मतलब क्या, यानी कि हम फ्रीक्वेंसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी को आप बदलते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं, तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो क्रिएट होगा वो भी अपना डायरेक्शन को जो है बार बार बदलेगा, यानी कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी आपका ज़्यादा होगा। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 चीज़ पे जो है आपको दिख रहा है कि हाँ ये 3 चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स, दूसरा जो है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और तीसरा जो है फ्रीक्वेंसी। और अगर आप इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन भी देखेंगे ना, जो फॉर्मूला होता है कि सेकेंडरी साइड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है, उसका इक्वेशन क्या है,
तो उस फॉर्मूले को भी देखेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई E इज इक्वल टू 4.44 F इंटू 5 इंटू N होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लियरली कि भाई यहाँ पे N भी आ रहा है आपका नंबर ऑफ टर्न्स, F भी आ रहा है यानी कि फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे 5 मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी आ रहा है आपका। तो क्या आपको लगता है कि ये फॉर्मूला जो है आपको याद करना पड़ेगा? अगर आपको ट्रांसफार्मर की वर्किंग पता है और आप सोचते हैं कि भाई ये जो इंड्यूस ईएमएफ है वो किसकी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि भाई नंबर ऑफ टर्न्स था, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा और फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। बस याद हो गया। बस आपको 4.44 जो ये जो वैल्यू है वो याद रखना पड़ेगा, इसको भी याद रखना नहीं पड़ेगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेमोरी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जब मैं क्लास 7-8 में था तो हम लोग सब जो है ट्यूशन में पढ़ते थे, ग्रुप में पढ़ते थे हम लोग बेसिकली। तो हमारे जो टीचर होते थे वो बहुत ही खड़ूस टीचर थे, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। जब भी कोई बच्चा याद ना करके आया तो बहुत जोर से झापड़ मारते, तो इतना जोर से झापड़ मारते थे ना उनका हाथ का छाप बच्चों के गालों में आ जाता था। और अक्सर हम लोग नोटिस करते थे यार 4 ही उंगली छपता था, 5 क्यों नहीं छपता था, जबकि हमारे हाथों में 5 उंगली होते हैं। तो फिर बाद में समझ में आया कि अच्छा हमारे अंगूठे तो छोटे होते हैं तो 4 ही छपेगा ना। आप भी झापड़ मार के देख लो खुद को, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 4 से क्या समझ में आ रहा है, 4 से 4.44 समझ में आ रहा है। समझ रहे हैं, ये कहानी काल्पनिक है, इसको रियल समझने का गलती ना करें। और अब अगर भूल गया ना यार तो मुझे बताना, सीरियसली बोल रहा हूँ, नाम चेंज कर लूँगा, मतलब खुद का नहीं, चैनल का नाम। ऐसे ही नो मोर रट्टा मार नहीं रखा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई नाम चेंज करो, बड़ा ही अनप्रोफेशनल नाम है। क्या दिक्कत है भाई इसमें, इतना अच्छा तो नाम है। किसी को भी बोलोगे यार नो मोर रट्टा मार को देखना, बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, एक बार में याद हो जाएगा, भूलेगा नहीं वो बंदा हमेशा। हाँ ये बात अलग है कि हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि सिर्फ मूवी और वेब सीरीज सजेस्ट किया जाता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि जो इंड्यूस वोल्टेज है, यानी कि कितना वोल्टेज हमें सेकेंडरी साइड में मिल रहा है, ये डिपेंड करता है हमारे फ्रीक्वेंसी के ऊपर। यानी कि जैसे जैसे आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो है आपका इंड्यूस वोल्टेज जो है बढ़ता जाएगा। मेरी बात सुनो। अरे ये कौन बोल रहा है? अच्छा चिंटू, हाँ बोलो क्या दिक्कत है? बोल रहा है आपने तो बोला था फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, फिर यहाँ पे कैसे हो रहा है? अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर के अंदर चेंज नहीं होगा। अगर आप इनपुट में 50 हर्ट्ज देते हैं तो आउटपुट में भी जो है आपको 50 हर्ट्ज मिलेगा। पर यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि हमने इनपुट में 50 की जगह अब 100 दिया तो हमें आउटपुट में भी तो 100 मिलेगा, बट उसके साथ साथ हम वोल्टेज पे इंटरेस्टेड है। हम देख रहे हैं कि वोल्टेज कितना हमारा चेंज हो रहा है। तो पहले भी हमने 10 वोल्ट दिया था, अभी भी हम 10 वोल्ट दे रहे हैं। पर यहाँ पे हमने देखा पहले हमें 200 मिल रहा था, पर अब जब हमने इसको 100 हर्ट्ज में दिया तो आउटपुट में भी हमने देखा कि 200 वोल्ट की जगह में 400 वोल्ट मिल रहा है। ना ही हमने इनपुट वोल्टेज में चेंज किया, ना ही हमने ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को चेंज किया, बट सिर्फ फ्रीक्वेंसी को बदलने से हमारा जो इंड्यूस वोल्टेज है सेकेंडरी साइड में वो हमारा बदल गया। तो समझ में आ रहा है कैसे ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ये जो इंड्यूस वोल्टेज वो बढ़ रहा है। अच्छा अब समझा। ठीक है, बैकग्राउंड आवाज़ देने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ ये हमारा नया स्टूडेंट है, आपको बता दें कि चिंटू आज ही एडमिशन लिया है, हम लोग के साथ ही पढ़ेगा और थोड़ा सा जो है वीक है, बहुत सारा डाउट पूछता रहता है जीवो गरीबो, तो थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया तो उसको निकाल देंगे। तो यहाँ तक आपको ये तो समझ में आ गया कि ये फ्रीक्वेंसी और इंड्यूस वोल्टेज में क्या रिलेशन है। अब ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास एक ट्रांसफार्मर है और आउटपुट में ये आपको 220 वोल्ट दे रहा है। अब इस 220 वोल्ट से आपके घर में जितने भी उपकरण आप उसको चला पा रहे हैं आराम से, क्योंकि आपको पता है कि हमारे घर में 220 वोल्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं, इस ट्रांसफार्मर की जो इनपुट है उसको 50 हर्ट्ज की जगह हमने 100 हर्ट्ज कर दिया। तो जैसे ही हमने 100 हर्ट्ज किया, अभी आपने देखा कि हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग में जो हमें वोल्टेज मिलने वाला है वो डबल हो जाएगा। कितना मिलेगा? 440 वोल्ट मिलेगा। अब इस 440 तो हमें चाहिए नहीं भाई, हमको तो 220 वोल्ट ही चाहिए ना हमारे घरों के लिए। तो इस 440 वोल्ट को लेके आप करोगे क्या? ज़्यादा वोल्टेज अच्छा नहीं है भाई हमारे लिए। तो हम इस वोल्टेज को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो इस वोल्टेज को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई जो वाइंडिंग हम कर रहे होते हैं, जो नंबर ऑफ टर्न्स हमारा होता है, तो उसको चेंज करके आपके वोल्टेज के लेवल को कंट्रोल किया जाता है। अगर उसको ज़्यादा कर देंगे तो और भी ज़्यादा हो जाएगा, उसको कम कर देंगे तो आपका वोल्टेज कम हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हमें वोल्टेज कम करना है, तो हम जो है वाइंडिंग को एक्जैक्टली हाफ कर दिया। पहले जितना था उसका आधा कर दिया, आधा वाइंडिंग हमने निकाल दिया। अब देखिए आधा वाइंडिंग जो हमने निकाला तो उस वाइंडिंग की वजह से जो हमारा लॉस होने वाला था, यानी कि जो कॉपर लॉस होने वाला था वो नहीं होगा, यानी कि ये ज़्यादा एफिशिएंट हो गया आपका। और अगर आपको याद होगा मैंने एसएमपीएस वाले वीडियो में भी बताया था कि ये जो एसएमपीएस होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है हमारे लीनियर पावर सप्लाई के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हम ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे होते हैं ये भी जो है बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी वाला ट्रांसफार्मर होता है, और यहाँ पर जो कॉपर लॉस होता है वो हमारे नॉर्मल ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। तो ये भी एक रीज़न है। तो आप रिलेट कर पा रहे हैं अभी। और चूंकि आपके वाइंडिंग की रिक्वायरमेंट कम हो गई, आपको कम वाइंडिंग करना पड़ रहा है, तो जिस कोर के ऊपर आप कर रहे हैं तो उसको बड़ा रखने की जरूरत क्या है, उसको छोटा कर दें। तो आपको समझ में आ रहा है? इस तरीके से जो है ओवरऑल आपके ट्रांसफार्मर का साइज जो है रिड्यूस हो जाता है जब भी हम इनपुट में जो है हाई फ्रीक्वेंसी दे रहे होते हैं सेम पावर रेटिंग के लिए। तो कितनी सुंदरता से आप देख रहे हैं कि सब जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये सारा जो कहानी मैंने आज आपको सुनाई है ये सिर्फ एक इक्वेशन आपको बता रहा होता है जिसके बारे में मैंने आपको बताई है। और जनरली जब इसके बारे में आपको बताई जाती है तो बस इस इक्वेशन की मदद से आपको एक्सप्लेन किया जाता है, वो भी आप देख लीजिए।
तो बड़ा ही सिंपल सा है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, यहाँ पे फाई को आप एक तरफ रखिए, बाद बाकी जितना भी एलिमेंट है उसको इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजिए, तो आपको पता सब नीचे आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि जो फाई है फ्लक्स डेंसिटी, इसको अगर आप स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये आपका इसका फॉर्मूला होता है B इंटू ए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। एरिया किसका एरिया? ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है उसका जो कोर है उसका एरिया। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये जो एरिया है, कोर का जो एरिया है और आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्स रिलेशन में है। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका ट्रांसफॉर्मर का जो कोर का जो एरिया वो रिड्यूस होता जाएगा। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि इक्वेशन देख करके हम इन्वर्स कैसे बताते हैं, इन्वर्स रिलेशन है या डायरेक्ट रिलेशन है, अगर इस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमें बताइएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी हम कुछ ऐसा डिस्कस कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पे डिटेल में बता दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करके बताएं, कोई सवाल है क्या हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।